कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। प्रलय के जाने के बाद सृष्टि ने भी अपने सीने की तरफ देखा जहाँ पर प्रलय का नाम लिखा हुआ था। उस हिस्से को अपनी उंगलियों से छूकर अपने बदन पर महसूस करने लगी। वहीं प्रलय जो अपने बिस्तर पर आकर लेट चुका था, उसने अपने कपड़े भी नहीं उतारे थे क्योंकि आज उसे अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। सृष्टि का अपने सीने पर उसका नाम लिखवाना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह था और उसकी आंखों के सामने बस वो पल चल रहा था जब उसने अपना नाम सृष्टि के चरण पर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल मिला हो, सबसे खूबसूरत तोहफा मिला हो। अट्रैक्टिव तो वो हमेशा ही लगता था, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट उसे और भी ज़्यादा दिलकश बना रही थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर सृष्टि अंदर की तरफ आ रही थी। सृष्टि को वहाँ पर देखकर वो हैरानी से बोला, अब क्या हुआ? सृष्टि मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे सोना है। प्रलय तुरंत बोला, तो मैं क्या करूँ? सृष्टि जाकर उसके बगल में लेट गई और बोली, सोने के लिए आप ज़रूरी हैं। ये बोलकर उसने अपनी बाहें प्रलय के सीने पर लपेट दी थी। प्रलय ने नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा और तकरीबन 5 मिनट बाद ही उसने दोबारा सृष्टि की तरफ देखा तो सृष्टि गहरी नींद में सो चुकी थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, पागल कहेगी। ये बोलकर उसने सृष्टि को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया और उसे ऊपर की तरफ खींचकर उसका सिर तकिए पर रख कर वो खुद उससे अलग हुआ और क्लोजेट की तरफ गया। उसके लिए नाइट सूट लेकर प्रलय वापस उसके पास आया और अपने हाथों से उसे चेंज कराने के बाद उसने खुद की भी शर्ट उतार दी और एक लोअर पहने वो सृष्टि के बगल में लेट गया। सृष्टि जो अब तक अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी जैसे वो सो चुकी हो, अब तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए बोली, ऐसे सोना ज़रूरी है क्या? प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सृष्टि उसके सीने से लग कर बोली, मुझे कुछ कुछ होता है पर कोई बात नहीं, मैं खुद पर कंट्रोल रख लूँगी, क्योंकि वैसे भी आजकल तो आप सिर्फ तड़पाते हैं, सुकून तो देते ही नहीं। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रलय उसकी बात सुनकर एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। उसने तकरीबन 4-5 मिनट इंतज़ार किया। वो चाहता था कि सृष्टि सो जाए, उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में समेट सके, लेकिन सृष्टि पहले ही बोल उठी, चुपचाप मुझे अपनी आगोश में ले लीजिए डिस्ट्रॉयर, वरना अब तक तो मैं आपकी बगल में सोई हुई हूँ, आपके ऊपर आकर लेट जाऊंगी और फिर पूरी रात आपको मेरा भार सहना पड़ेगा। प्रलय ने उसकी बात सुनी, लेकिन ना ही कोई जवाब दिया और ना ही सृष्टि के आसपास अपनी बाहें लपेटी। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और फिर जल्दी से आकर सचमुच उसके सीने पर लेट गई तो प्रलय ने हल्के से अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। सृष्टि ने खुद उसके हाथों को अपनी कमर से हटाया और अपनी पीठ पर रखा और बोली, बहुत ज़िद्दी हैं आप, ज़िद्दी प्रलय राणा। ये बोलकर उसने जोर से उसकी गर्दन पर बाइट कर लिया। प्रलय ने हल्की सी दर्द से आह भरी और अपने हाथों को उसकी पीठ पर और भी ज़्यादा कस दिया तो सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, अगर पहले पता होता कि आप इस तरह से मुझे अपनी बाहों में लेंगे तो मैं आपको पूरा खा ही जाती। प्रलय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सृष्टि जिस तरह से आंखें बंद कर अपनी बातें बोले जा रही थी, प्रलय को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि सृष्टि को बहुत प्यार करने का, लेकिन फिलहाल तो उसे सृष्टि की तरफ से ये देखना था कि वो उसकी शादी रोकने के लिए क्या करती है। इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी नींद भरने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीन सोने के बाद सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा उसके होठों को चूम कर बोली, बेशक से आप जिद्दी हैं या कुछ भी हैं, लेकिन है तो मेरे ना, मेरे प्रलय राणा। ये बोलकर वो एक बार फिर से उसके होठों को चूम ली और अब अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। सुबह का वक्त प्रलय और सृष्टि दोनों एक दूसरे की बाहों में आगोश में सोए हुए थे। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ही उन दोनों ने दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनी, उन दोनों की आंखें तुरंत खुल गई। सृष्टि ने प्रलय की तरफ देखा और बोली,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर? प्रलय ने हैरानी से कहा। यहाँ नहीं तो और कहाँ जाऊँगा मैं? ये मेरा रूम है, तुम मेरे पास सोने आई थी ये इसलिए कि मुझे नींद नहीं आ रही बोलकर सृष्टि अपना माथा पीटते हुए बोली। एक तो आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आज तो आपकी हल्दी की रस्म है ना, तो आपको तो गार्डन एरिया में होना चाहिए था, यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं उसके साथ तो आप गार्डन में रस्म करते हैं, लेकिन मेरे साथ बेड पर आपकी अलग ही रस्में चल रही हैं। उसकी बात सुनकर प्रलय ने उसे घूर कर देखा। सृष्टि मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ा रही थी। प्रलय ने अब सामने वाले क्लॉक की तरफ देखा जहाँ पर 10 बज चुके थे। बाहर से एक बार फिर से आवाज़ आई, भाई दरवाज़ा खोलो ना, आज तो आपकी हल्दी की रस्म है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। आपको ये रस्म करनी है या फिर आपने शादी कैंसिल कर दी? प्रलय नताशा की बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा क्योंकि वो फिलहाल नताशा से नाराज़ था। वहीं सृष्टि उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कितनी एक्साइटमेंट है ना आपकी बहन को आपकी शादी की। ये बोलते हुए वो अंगड़ाइयाँ लेकर बेड पर उठकर बैठी और फिर पलटकर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे आपके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही है। मतलब हल्दी की रस्म पर अब तक तो आपको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आप आराम से सो रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं जाकर कायनात से बोल दूं कि आप इस शादी से पीछे हट रहे हैं। प्रलय गुस्से से बोला, ये शादी तो होकर ही रहेगी, तुम तो क्या, इस शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। सृष्टि चुपचाप उसकी तरफ देखती रही और प्रलय बेड के नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, कपड़े तो पहन लीजिए। वो सृष्टि की तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोला, मैं कौन सा दरवाज़ा खोल रहा हूँ, मैं तो कमरे में वॉक कर रहा था। सुबह सुबह उठकर वॉक करनी चाहिए, बस इसलिए। ये बोलकर अब वो वॉशरूम चला गया और सृष्टि उसकी बात सुनकर हंसने लगी। ये कौन सी वॉक थी जो इतने छोटे से रूम में हो रही थी? वो भी बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला, सामने नताशा खड़ी थी। नताशा को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, नीचे सारी तैयारियां हो गई है क्या? नताशा मायूसी से बोली, आप मुस्कुरा रही हैं, आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही है कि सच में भाई उस कायनात से शादी तो नहीं कर लेंगे। अभी हल्दी हो रही है और रात को शादी भी हो जाएगी। सृष्टि ने उसके गाल पर बड़े प्यार से अपना हाथ रखा और बोली, टेंशन मत लो, शादी तो होगी लेकिन शादी में और भी कुछ होगा। इतना तो अब तक मैं समझ चुकी हूँ अपने डिस्ट्रॉयर को कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो यूं ही तो नहीं कर रहे होंगे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और रही बात कायनात से शादी की, तो कायनात से उनकी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी, बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नताशा हल्का सा मुस्कुराई। सृष्टि उसे देखते हुए बोली, तुम जाओ, जाकर जो बाकी की तैयारियां हैं वो करो, अब तक मैं रेडी होकर आती हूँ। और हाँ, प्रांस को भी देख लेना एक बार। नताशा तुरंत बोली, वो मॉम के पास है, थोड़ी देर पहले जाग रहा था, तब खेल खेल कर थक गया तो मॉम ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया। सृष्टि मुस्कुराई। प्रांस उसके पास तो अब रहता ही नहीं था, सबसे ज़्यादा तो वो अपने दादी के पास ही रहता था, क्योंकि फिलहाल उसकी मॉम का तो सारा टाइम उसके डैड ने ले रखा था। नताशा वहाँ से चली गई और सृष्टि ने अब वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा जो फिलहाल बंद था। वो कुछ सोचते हुए बोली, कहीं डिस्ट्रॉयर वॉशरूम में तो वॉक नहीं करने लगे, जाकर चेक करूं क्या? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो तुरंत वॉशरूम के अंदर आई जहाँ पर प्रलय शावर के नीचे खड़ा था। सृष्टि उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गई हो आजकल तुम। कल रात टैटू और अब मेरे पीछे पीछे वॉशरूम में भी आ गई हो। सृष्टि तुरंत बोली, अपने ही पति के साथ रोमांस करने का सोच लिया तो क्या गुनाह कर दिया? प्रलय भी बोला, मेरी बीवी नहीं हो तुम। सृष्टि तुरंत बोली, अभी आपकी दूसरी शादी नहीं हुई है और हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से तो मैं आपकी बीवी हूँ ना। प्रलय अपना चेहरा घुमाते हुए बोला, कुछ भी बोलती रहो, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाला। मुझे मेरी हल्दी की रस्म के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है, जल्दी से तैयार होकर।
सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन मेरा रोमांस करने का मन है। प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन मेरा मन नहीं है। सृष्टि इतराते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपका मन करे और मैं आपको ऐसा जवाब दूं, बहुत पछताएंगे आप। प्रलय भी एटीट्यूड से बोला, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बोलकर उसने अपनी आई विंग की। सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रलय वॉशरूम से चला गया। सृष्टि अब सोच रही थी कि वो प्रलय का दिमाग कैसे घुमाए, क्योंकि प्रलय उसे चैलेंज करके गया था कि उसकी सृष्टि से रोमांस करने का मन नहीं करेगा, और अब सृष्टि को ये वाला चैलेंज तो किसी भी कीमत पर जीतना था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आई और अपनी क्लोजेट में येलो कलर की साड़ी ढूंढने लगी, क्योंकि प्रलय हमेशा उससे बोलता था कि येलो कलर उस पर बहुत अच्छा लगता है। तभी उससे वो येलो कलर की साड़ी मिल गई जिसे वो पहनना चाहती थी। वो साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय का दिल भी धक धक कर रहा था। वो सृष्टि के साथ हल्दी सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने बोल तो दिया था कि वो सृष्टि के साथ रोमांस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर उसकी जान निकल रही थी, क्योंकि जिस तरह की हल्दी उसने सोच रखी थी वो हल्दी सेलिब्रेट करना चाहता था अपनी यूनिवर्स के साथ। पर वो फिर भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पर अचानक ही उसका सारा कंट्रोल धरा का धरा रह गया जब उसकी नज़रें सामने दरवाजे की तरफ गईं, जहाँ से सृष्टि अंदर के बाहर की तरफ आ रही थी। उसे देखकर प्रलय ने अपनी जिन धड़कनों को मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था, अब वो और भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी। ऊपर से उसके चेहरे की वो अदाएं जिन्हें देखकर प्रलय का दिल क्या वो खुद फिसल जाता था। जैसे ही सृष्टि प्रलय के पास आई, प्रलय खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने सृष्टि की कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर थाम लिया था। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या डिस्ट्रॉयर? प्रलय तुरंत बोला, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें सृष्टि पर गहरी हो गई थी और प्रलय उसके थोड़ा सा और करीब आया। सृष्टि ने तुरंत अपने आसपास देखा, जहाँ पर हल्दी की सारी तैयारी बेहद खूबसूरत हो चुकी थी और हल्दी रेडी भी होने वाली थी, क्योंकि सामने कायनात बैठ चुकी थी। लेकिन उसकी नज़रें प्रलय और सृष्टि की तरफ थी और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। सृष्टि ने अचानक ही प्रलय को धक्का दिया और बोली, जाइए जाकर अपनी हल्दी सेलिब्रेट कीजिए। मेरे साथ रोमांस तो अब आप नहीं करने वाले ना? क्योंकि मेरे साथ रोमांस करने का तो अब आपका मन ही नहीं करता, तो फिर अब क्यों आ रहे हैं मेरे पास? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो अदा थी, उसने प्रलय का दिल एक बार फिर से लूट लिया। सृष्टि तुरंत वहाँ से सोफे की तरफ बढ़ गई जहाँ कायनात बैठी थी। कायनात के सामने जैसे ही वो आई, कायनात उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम हमेशा प्रलय के आसपास घूमती रहती हो ना, उसकी अटेंशन पाने के लिए? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम आसपास रहने की बात करती हो, मैं तो उनसे कोसों दूर थी, तब भी उनकी सारी अटेंशन मेरे पास ही थी। खैर, तुम्हें शायद इन बातों का नहीं पता होगा। तुम डिस्ट्रॉयर की ज़िंदगी में अभी आई हो, मैं तो उनकी ज़िंदगी हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुरूर झलक रहा था। कायनात हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मेरी और प्रलय की शादी हो रही है। सृष्टि हंसी और बोली, जानती हूँ, इसलिए तो हल्दी की रस्म में शामिल हुई हूँ, तुम्हें हल्दी लगाने के लिए। ये बोलते हुए उसने नीचे झुककर हल्दी के बाउल में अपना हाथ डाला और थोड़ी सी हल्दी अपने हाथ में ले ली। कुसुम जी जो वहाँ पर खड़ी थी, वो सृष्टि की तरफ देख रही थी। सृष्टि के चेहरे का कॉन्फिडेंस बता रहा था कि वो जानती है कि ये शादी बेशक से मंडप तक क्यों ना पहुँच जाए, लेकिन ये शादी पूरी नहीं होगी। वो भी ये बात सोचकर खुश थी कि प्रलय और कायनात की शादी नहीं होगी। लेकिन तभी उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया जब प्रलय जाकर कायनात के साइड में बैठ गया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो खुद चाहता हूँ कि इस हल्दी की शुरुआत तुमसे हो। तुम सबसे पहले मुझे हल्दी लगाओ। उन्होंने तुरंत नताशा की तरफ देखा। नताशा ने भी मायूस सा चेहरा बना लिया। सृष्टि प्रलय की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, आपकी हल्दी की शुरुआत मैं ही करूँगी डिस्ट्रॉयर, डोंट वरी। ये बोलते हुए उसने अब अपना हल्दी से भरा हुआ हाथ कायनात के गाल पर रखा और फिर उसके पूरे चेहरे को हल्दी से भर दिया।
प्रलय इंतजार कर रहा था कि कब सृष्टि उसे हल्दी लगाएगी। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, हल्दी की ढेरों मुबारक तुम्हें, आज रात की शादी में अब सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम ही लगोगी। प्रलय तुरंत बोला, तुमने कायनात को तो हल्दी लगा दी, लेकिन मुझे तो अभी तक हल्दी लगाई ही नहीं, मुझे भी तो हल्दी लगाओ ना। सृष्टि उसकी बात सुनकर समझ रही थी कि वो क्यों इतना उतावला हो रहा है। वो भी हंसते हुए बोली, कायनात को हल्दी लगा दिया इतना काफ़ी है डिस्ट्रॉयर, आप उसे बोलिए वो आपको थोड़ी हल्दी मेरी तरफ से लगा देगी। मुझे थोड़ा काम है, मैं अंदर जा रही हूँ। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से अदाओं के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने अपने दुपट्टे को अपनी साड़ी में टक किया और हल्का हल्का मटकती हुई वहाँ से चली गई। प्रलय उसकी मटकती हुई कमर को देख रहा था। एक तो वैसे ही उसका फिगर इतना जानलेवा था और ऊपर से अब उसका मटकना तो प्रलय की जान निकाल रहा था। नताशा ने प्रलय की नज़रें सृष्टि पर देखी तो उसने तुरंत कुसुम जी को इशारा किया। कुसुम जी अब आगे की तरफ आई और सारे मेहमानों की तरफ देखते हुए बोली, अब आप लोग भी इन दोनों को हल्दी लगा सकते हैं। एक एक कर सब लोग प्रलय और कायनात की तरफ बढ़ने लगे। प्रलय बेसब्री से अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पहले मेहमान ने कायनात को हल्दी लगाने के बाद प्रलय को हल्दी लगानी चाहिए, प्रलय ने तुरंत उस मेहमान का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बाद में हल्दी लगवाता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठा और वहाँ से चला गया। कायनात उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बार फिर से अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे। हालांकि उसे प्रलय के वहाँ से जाने का बुरा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी। सब लोग उसे हल्दी लगा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान दरवाजे की तरफ था जहाँ से अब प्रलय अंदर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने रूम में थी। उसके हाथों में हल्दी से भरा हुआ बाउल था और इस वक्त वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ही देख रही थी। उसने अब हल्दी से भरा हुआ बाउल साइड में रखा और तभी रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने बिना दरवाजे की तरफ देखे ही कहा, क्या बात है, आप अपनी हल्दी बीच में ही छोड़कर आ गए डिस्ट्रॉयर। प्रलय उसकी तरफ आया और आकर आईने के सामने बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो गया। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही इतरा रही हो मेरे सामने? मैंने तुमसे खुद को हल्दी लगाने के लिए कहा था और तुमने मुझे हल्दी नहीं लगाई। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी हल्दी पर तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं कायनात से शादी कर रहा हूँ, उसके साथ शादी की रस्में कर रहा हूँ? तुम्हारा दिल तो नहीं जल रहा? सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, ये आप पूछ रहे हैं? दिल जल नहीं रहा डिस्ट्रॉयर, मेरा तो दिल जलकर राख हो चुका है। प्रलय मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हारी हरकतों से साफ पता चल रहा है, तभी तो मेरी हल्दी में शामिल होकर भी तुम शामिल नहीं हुई। सृष्टि तुरंत बोली, किसने कहा आपसे कि मैं आपकी हल्दी में शामिल नहीं हुई? मैं तो आपकी हल्दी में शामिल होने वाली हूँ। हल्दी में शामिल होना मतलब होता है खुद को हल्दी के रंग में रंग लेना। आप देखिए मैं कैसे खुद को हल्दी के रंग में रंगती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने साथ लाए हुए हल्दी के बाउल की तरफ देखा और उसमें से हल्दी लेकर अपना हल्दी से भरा हुआ हाथ अपनी गर्दन तक लेकर आई। प्रलय प्यार भरे नज़रों से उसे देख रहा था। पहले ही येलो कलर की साड़ी में सृष्टि आग लगा रही थी और अब जैसे ही उसने हल्दी से भरी हुई उंगलियां अपनी गर्दन पर रखी और अपनी गर्दन को हल्दी के रंग से रंगना शुरू किया, वो और भी ज़्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लगने लगी। उसे देखते हुए प्रलय का गला सूखने लगा था। सृष्टि उसके एक्सप्रेशंस देख रही थी। वो अब एक बार फिर से आईने की तरफ पलट गई और आईने में से प्रलय को देखते हुए बोली, जाइए ना डिस्ट्रॉयर, आप जाकर अपने कायनात के साथ हल्दी सेलिब्रेट कीजिए। मैं अकेले आपकी हल्दी सेलिब्रेट कर लूँगी और वो भी बहुत अच्छी तरह से। ये बोलते हुए उसने वापस अपना हाथ हल्दी से भरे बाउल में डाला। प्रलय उसके थोड़ा और करीब आया और अगले ही पल बिल्कुल उसके पीछे खड़े होकर प्रलय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिससे वो हल्दी जो अब तक सृष्टि के हाथ पर लगी हुई थी अब प्रलय के हाथ पर भी लग गई। प्रलय ने सृष्टि का हाथ उठाकर पहले अपने गाल पर लगाया, फिर अपने गालों से सृष्टि के गालों पर हल्दी लगा दिया।
सृष्टि की आंखें अपने आप बंद हो गई। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अकेले अकेले हल्दी सेलिब्रेट करोगी? ये तो गलत बात है ना। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के कंधे पर अपना दूसरा हाथ रखा और उसे गोल घुमा दिया। उसकी तरफ पलट गई। उसकी नजरें प्रलय के चेहरे पर थी और प्रलय उसके और करीब होने लगा था, जिसकी वजह से सृष्टि अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी। वो बिल्कुल आईने से लग गई। उसकी पीठ जैसे ही आईने से लगी, वो गहरी सांस लेते हुए बोली, आपकी हल्दी यहाँ नहीं है, डिस्ट्रॉयर बाहर है। और अगर आप एक बार फिर से रस्मों की जगह मेरे साथ रोमांस करना चाहते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि आप मेरे साथ रोमांस नहीं करना चाहते। तो अब क्या हुआ? प्रलय बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, किसने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ? मैं तो यहाँ अपनी हल्दी ही सेलिब्रेट करने आया हूँ। ये बोलकर प्रलय ने सृष्टि को अपने हल्दी के रंग में पूरा रंग दिया और उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ लेकर आया। उसने सृष्टि को शावर के नीचे खड़ा किया और फिर शावर ऑन कर दिया। शावर का पानी उन दोनों के कपड़ों पर गिरने लगा था और उन दोनों के बदन पर लगी हुई हल्दी पानी में घुलने लगी थी और प्रलय और सृष्टि अभी भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप अपनी होने वाली बीबी को क्या जवाब देंगे? प्रलय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोला, कैसा जवाब? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, यही कि हल्दी की रस्म में आप उसके साथ ना होकर और कहाँ थे? हल्दी की रस्म में तो आपको उसके साथ होना चाहिए था ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उसे हल्दी लगाई तक होगी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जिसे हल्दी लगानी थी मैंने लगा दी, बाकी मुझे जिसे जो जवाब देना होगा मैं दे दूंगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराई। प्रलय उससे दूर हुआ और बाहर जाने लगा था, लेकिन सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, हल्दी की रस्म मेरे साथ करना चाहते थे, मतलब शादी? शादी भी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय उसके चेहरे पर झुका और बोला, शादी मेरी कायनात से होगी। कहा था ना तुमसे, रोमांस तुम्हारे साथ होगा और शादी कायनात के साथ। सृष्टि तुरंत बोली, मैं जान ले लूँगी आपकी। प्रलय तिरछा मुस्कुराया और बोला, इतना आसान है क्या प्रलय राणा की जान लेना? सृष्टि जल्दी से बोली, आपकी जान नहीं ले सकती तो अपनी जान ले लूँगी, वो तो मुश्किल नहीं है ना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और बोला, अगर तुम्हें खरोच भी आ गई ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मेरी हो, तुम्हारा दिल दिमाग मेरा है, तुम्हारा ये जिस्म मेरा है और प्रलय राणा बहुत ऑब्सेसिव है। ये बोलकर प्रलय ने उसे छोड़ दिया और वहां से बाहर चला गया। सृष्टि मुस्कुराते हुए शावर के नीचे खड़ी थी। वो दीवार से लगी और बोली, हाय, शादी किसी और के साथ और रोमांस मेरे साथ। जब अपनी पजेसिवनेस का इजहार कर देते हैं आप, तो ये क्यों नहीं कहते कि आप कायनात से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं आप। आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में, डिस्ट्रॉयर? क्यों आपने मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा रखा है? जहाँ एक तरफ सृष्टि प्रलय के दिमाग को समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रलय ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो वापस गार्डन की तरफ आ रहा था। गार्डन में हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी, लेकिन कायनात अभी भी वहाँ पर थी और उसके गालों पर हल्दी अभी भी लगी हुई थी। वो प्रलय के सामने आकर खड़ी हुई। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने शावर नहीं लिया? कायनात हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जब तक हमारी हल्दी की रस्म पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं शावर कैसे ले सकती थी? प्रलय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और अगले ही पल कायनात बिल्कुल उसके करीब हुई। उसने अपना हाथ प्रलय के कंधे पर रख दिए। प्रलय को समझ नहीं आया कि आखिर वो करने क्या वाली है। तभी कायनात ने अपना गाल प्रलय के गाल के साथ लगाया और उसके गाल से अपना गाल रगड़ने लगी। प्रलय की आंखें बड़ी हो गई और उसके हाथ कायनात की कमर पर कस गए। प्रलय एकदम से चौंक गया। उसने तुरंत कायनात के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से अलग कर गुस्से से देखने लगा। वही उनसे कुछ दूरी पर खड़ी सृष्टि की आंखों में नमी तैर रही थी। उसे नहीं पता था कि प्रलय के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। उसकी हरकतें तो यही बता रही थी कि वो सृष्टि से बहुत प्यार करता है। वो ना ही उसे किसी के पास जाने देगा और ना ही खुद को किसी और का होने देगा।
लेकिन अब जिस तरह से कायनात ने प्रलय के गालों पर हल्दी लगाई उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं प्रलय के गुस्से से भरी नजरें कायनात पर थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही कायनात मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने जो किया उससे तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन सृष्टि बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। मुझे लगा अगर मैं ऐसा करूँगी तो शायद उसे जलन होगी और तुम जो चाहते हो वो और भी अच्छी तरह से और जल्द होगा। उसकी बात सुनते हुए ही प्रलय अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, मेरी यूनिवर्स को कब क्या फील करवाना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें अपना दिमाग फालतू में चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ घूमा जहाँ पर सृष्टि खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी अभी भी थी। प्रलय उसके पास आने लगा लेकिन तभी सृष्टि भागते हुए अचानक से ही अंदर की तरफ चली गई। प्रलय ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि यही तो वो चाहता था कि सृष्टि उसके लिए ये सब चीज़ें फील करे ताकि उसे पता चले कि जब हमारा प्यार हमसे दूर जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है। जान निकलती है उस इंसान की जो अपने प्यार के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ दूरियां, अकेलापन, तन्हाई और तकलीफ मिलती है। और कहीं ना कहीं प्रलय को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पहले भी सृष्टि ने यही किया था। प्रलय को किसी और के साथ देखकर उसे छोड़कर चली गई और आज भी कायनात के साथ उसे देखकर वहां से चली गई क्योंकि उसे प्रलय के पास आना चाहिए था, अपना हक जताना चाहिए था। हालांकि ये प्रलय का नज़रिया था जो सही है या गलत कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन प्रलय चाहता था कि उसकी यूनिवर्स सबके सामने उस पर अपना हक जताए। जैसे प्रलय सीना ठोक कर कहता है कि उसकी यूनिवर्स सिर्फ उसकी है, वहीं सृष्टि भी कहे कि उसका डिस्ट्रॉयर सिर्फ और सिर्फ उसका है, अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने भी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने कमरे में आई और आकर औंधे मुंह बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। अभी कुछ देर पहले प्रलय उसके साथ हल्दी मनाकर गया था, लेकिन अब जब उसने प्रलय को कायनात के साथ हल्दी मनाते हुए देखा तो उसे सच में बहुत बुरा लगा था। इतना बुरा कि उसका दिल जल उठा था। उसे कायनात पर तो गुस्सा आ ही रहा था लेकिन प्रलय पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और ये गुस्सा प्रलय पर निकालने की बजाय वो रो रो कर अपनी हालत खराब कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। कायनात ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोली, तुम्हें याद है ना आज रात क्या है? प्रलय ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि मेरी मेमोरी वीक होगी? प्रलय राणा हूँ मैं, ना सिर्फ मुंबई का बल्कि पूरे वर्ल्ड में टॉप बिजनेसमैन में से एक। अगर मैं अपनी ही चीज़ भूलने लगा तो हो गया फिर बिजनेस। तुम रेडी रहना, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है क्या होगा और क्या नहीं। उसकी बात पर कायनात हल्का सा मुस्कुराई। कुछ देर बाद प्रलय सृष्टि के रूम में आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी नज़र सृष्टि पर गई। सृष्टि को बेड पर सोते हुए देखकर वो गुस्से से बोला, यहाँ मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि पता नहीं मुझे और कायनात को देखकर तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। ये बोलते हुए जब वो बेड के करीब आया तो उसकी नज़र सृष्टि के चेहरे पर सूख चुके आंसुओं पर गई। तो उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और गुस्से से बोला, पता नहीं रोने के अलावा तो कब कुछ और करना सीखोगी। तुम्हें आता है तो सिर्फ और सिर्फ रोना, पर रोने से चीज़ें हैंडल नहीं होती है। यूनिवर्स कुछ चीज़ें हमें किस्मत देती है और कुछ चीज़ें हमें अपनी किस्मत में खुद लानी पड़ती है। आई होप तुम कभी ये बात समझ पाओ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और तकलीफ भी। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने अभी कुछ दिन पहले ही नया फ़ोन लिया था और उसका नंबर उसने सिर्फ अपनी एक दो फ्रेंड्स को दिया था जो वो जानती थी कि पूरी तरह उसके लिए लॉयल है। उसके अलावा उसने अपना नंबर किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था। लेकिन अब उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। यूं ही कोई मार्केटिंग के लिए कॉल होगी ये सोचकर उसने कॉल रिसीव किया, लेकिन जब सामने से आद्विक की आवाज़ आई, हेलो बेबी, तो उसके होश उड़ गए। उसके हाथों से तुरंत फ़ोन छूट गया और गलती से फ़ोन स्पीकर पर हो गया।
जिसकी वजह से आद्विक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। आद्विक चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोल रहा था, क्या हुआ बेबी, इतना नाराज हो मुझसे कि मुझसे बात भी नहीं करोगी? एक बार अपने आद्विक के बात तो करो। सुना है तुम प्रलय राणा के पास वापस चली गई हो और उसने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। जब वो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर सकता है तो क्या तुम मेरी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकती? मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है बेबी, प्लीज़ मुझसे बात करो। मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। आई रियली लव यू सो मच। और मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो और मुझे दूसरा मौका ज़रूर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नताशा ने अपने कांपते हुए हाथ से फ़ोन उठाया और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी सांसें अभी भी गहरी चल रही थी और डर से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रलय सृष्टि के बालों को हल्का हल्का सहला रहा था। तभी सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही जब उसने प्रलय को देखा तो कुछ देर पहले की सारी बातें उसे याद आई। जिस तरह से कायनात ने प्रलय को हल्दी लगाई थी वो अभी तक उस सीन को भूली नहीं थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अपनी आंखों और अपने चेहरे को अच्छे से साफ करने लगी। प्रलय उसे रोकता उससे अगले ही पल सृष्टि गुस्से से बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मिस्टर राणा। उसके मुँह से मिस्टर राणा सुनकर प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सृष्टि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी सारी कोशिशें प्रलय के सामने नाकामयाब रह जाती थी और अब ये कोशिश भी नाकामयाब हुई। वो रोते हुए प्रलय की तरफ देखकर बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है मिस्टर राणा। पागल तो मैं थी जो अब तक यहाँ पर रह रही थी। आप मेरे सामने ही दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, दूसरी लड़की से एंगेजमेंट कर रहे हैं, मेहंदी की रस्म कर रहे हैं, हल्दी की रस्म कर रहे हैं। मुझे लगा आप बेशक से रस्में उसके साथ करें लेकिन आपके प्यार पर तो सिर्फ मेरा हक है क्योंकि आप मेरे पास आकर बार बार मुझे वो प्यार जता रहे थे। लेकिन नहीं, मैं बेवकूफ़ थी, मैं हद दर्जे की पागल थी जो आपकी हरकतों को प्यार समझ रही थी। लेकिन नहीं, आप मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि अगर आप मुझे प्यार करते तो बेशक से किसी और के साथ कुछ भी करते लेकिन किसी को इस तरह से अपने करीब नहीं आने देते। मेरे लिए तो आप बड़ा पॉजेसिव हो जाते हैं। मुझे कहते हैं कि आप किसी की परछाई भी मुझ पर नहीं आने देंगे और कायनात किस तरह से आपको हल्दी लगा रही थी वो आपको नहीं दिखा? पर नहीं, वो आपको क्यों दिखेगा? आप तो प्रलय राणा है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सृष्टि ने एक गलती कर दी तो वो भी नादानी में, तो वो गलती नहीं गुनाह हो गई। तो ठीक है, अब मैं अपने गुनाहों की सज़ा खुद को खुद ही दूंगी। मैं जा रही हूँ आपसे बहुत दूर। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपनी साड़ी को ठीक किया और रूम से बाहर जाने लगी। प्रलय उसकी बातें सुनकर चौंकते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सृष्टि रूम से बाहर जाती उससे पहले ही प्रलय ने उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़ लिया। सृष्टि गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर राणा। प्रलय भी तुरंत बोला, नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगी? सृष्टि तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर राणा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपके सामने मैं बेहद कमज़ोर हूँ, इसलिए तो आप मेरा फ़ायदा उठाते हैं। सिर्फ आप ही क्यों, हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है। कोई मेरी याददाश्त जाने का तो कोई मेरा सुकून होने का, कोई मेरे चुप रहने का तो कोई मेरे प्यार करने का। हर कोई यहाँ मेरा फ़ायदा ही तो उठाता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत कुछ सह लिया मैंने, लेकिन अब आपको जो करना है आप कीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगी और आपको रोकूंगी तो मैं तब ना जब मैं आपके पास रहूँगी। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। प्रलय गुस्से से बोला, जाकर दिखाओ। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने एक बार फिर से अपना हाथ प्रलय से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन प्रलय ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। हाथ छोड़ना तो दूर की बात, वो अपने हाथ को मूव भी नहीं कर पा रही थी। सृष्टि ने जब पूरी कोशिश कर ली, उसे और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया तो वो हल्का सा प्रलय के हाथ पर झुकी और उसने अपने दांतों से प्रलय का हाथ काट लिया। उसने उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से वाइट किया था जिसकी वजह से प्रलय को एकदम से दर्द हुआ और उसने तुरंत सृष्टि के हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया। अगले ही पल सृष्टि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए रूम से बाहर की तरफ भागी।
प्रलय ने एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ पर सृष्टि के दांतों की वजह से अंदर तक कट लगा हुआ था और अगले ही पल उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि को रोकने के लिए उसने जैसे ही सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा, सृष्टि का कंधा तो उसके हाथ में नहीं आया, लेकिन उसका दुपट्टा उसके हाथ में आ गया। उसने तुरंत उसके दुपट्टे को ही खींच लिया और अगले ही पल सृष्टि की पूरी साड़ी उसकी कमर से उतरने लगी और सृष्टि जो रुकी नहीं रही थी वो भी अब तक बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर वो साड़ी में थी और जब तक वो बाहर निकली तब तक उसकी साड़ी उसके बदन से अलग हो गई थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं अब प्रलय के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वो दरवाजे पर खड़ा था। सृष्टि तुरंत अंदर की तरफ आने लगी और अब प्रलय उसे देखते हुए बोला, जाओ जहाँ जाना है अब जाकर दिखाओ। ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा। सृष्टि गुस्से से बोली, मुझे अंदर आने दीजिए मिस्टर राणा, मैं ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकती। प्रलय तुरंत बोला, हो रियली, जब बात अपने ऊपर आई तो तुम ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकती। और मेरा मेरा क्या, मुझसे बिना बात किए, बिना मेरी बात सुने, बिना मुझसे बात किए तुम बाहर चली जाओगी तब सही है। मतलब तुम्हारे मेरे लिए तुम सिर्फ मैटर करती हो, मैं तो कहीं स्टैंड भी नहीं करता। सृष्टि नाक सिकोड़ते हुए बोली, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसे ही ठीक। अगर आपको मेरी इज्जत की फिक्र नहीं है तो मैं भी किसके लिए अपनी फिक्र करूं। मैं ऐसे ही यहाँ से चली जाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन अब एक बार फिर से प्रलय ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल प्रलय ने उसे रूम के अंदर खींचा और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। सृष्टि की सांसें जैसे हलक में अटक गई। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे दरवाजे से लगा दिया था और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर ऊपर दरवाजे पर लगाया और सृष्टि के चेहरे पर झुककर बोला, तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? सृष्टि उसके सवाल पर पहले तो कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीरे से बोली, हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है मिस्टर राणा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए रुकना चाहती थी, लेकिन आप तो अपनी कायनात के साथ खुश। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने सवाल किया, मैंने जितना पूछा है उतना जवाब दो, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? सृष्टि अब कुछ बोल ही नहीं पाई। प्रलय ने उसके दोनों हाथों को छोड़ा और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया। सृष्टि सीधा उसके सीने से लगी। उसके हाथ प्रलय के सीने पर आ गए थे। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो बेशक से चली जाना, लेकिन अभी नहीं, मेरी और कायनात की शादी के बाद। वैसे भी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, आज रात तक की तो बात है। आज रात मेरी और कायनात की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम मुझसे बिल्कुल फ्री हो। तुम जहाँ जाना चाहे वहाँ चली जाना, और अगर कहो तो मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करवा दूँगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि को एक बार फिर से तकलीफ होने लगी थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी प्रलय उसे नहीं जाने देगा। लेकिन अब वो प्रलय खुद उसे कह रहा था कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। वो नाराज़गी भरी आवाज़ में बोली, जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे तो आप मुझे यहाँ पर रोकना भी क्यों चाहते हैं? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ताकि तुम मेरी और कायनात की शादी देखो, और अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो ना तो तुम्हें भी मेरी और कायनात की शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें हमारी शादी ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो या फिर सिर्फ ड्रामा कर रही हो। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वो भी गुस्से से बोली, ठीक है मिस्टर राणा, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आज मैं अपनी आंखों से आपकी और कायनात की शादी ज़रूर देखूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखें प्रलय की आंखों से मिली हुई थी और प्रलय के चेहरे पर भी गहरे एक्सप्रेशंस थे। शाम का वक्त हो चुका था और बाहर गार्डन में मंडप लग चुका था। बस मुहूर्त होने का वक्त था। कुछ मेहमान आने लगे थे और कुछ मेहमान अभी आना बाकी थे। प्रलय अपने रूम में था और इस वक्त उसने वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। वो हमेशा बिजनेस सूट वगैरह पहनता था या फिर कभी कभी कुर्ता पैजामा, लेकिन आज शेरवानी में तो वो बेहद अलग और बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था।
वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने कमरे में थी और गुस्से से उसका पूरा मूड बिगड़ा हुआ था। प्रलय सच में कायनात से शादी कर लेगा, ये सोच सोच कर उसकी जान निकल रही थी। एक तरफ उसे प्रलय पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ खुद पर भी, और सारे इमोशंस भी उसके बाहर आ रहे थे, जिनके बाहर आने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उसके आंसू थे। वो उन लोगों में से नहीं थी जो लड़ाई करे या फिर ज़बरदस्ती करे। वो उन लोगों में से थी जो बेशक से उसके साथ कुछ भी हो, रोकर अपने सारे इमोशंस को बहा लेते थे, लेकिन किसी के सामने ना ही गुस्सा कर पाते थे और ना ही अपने दिल की बात जाहिर कर पाते थे। वो अपने रूम में थी, तभी नताशा उसके पास आई। उसने अपनी गोद में प्रांस को लिया हुआ था। वो प्रांस को इसलिए सृष्टि के पास लेकर आई थी ताकि सृष्टि उसे फीड करा सके। शादी के फंक्शन में फिर सब लोग बिजी होने वाले थे। सृष्टि ने अपनी गोद में प्रांस को लिया और फीड करवाने लगी। तभी नताशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने क्या सोचा है भाभी, आप क्या करेंगे? सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, सोचना क्या है, मुझे तो अब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मिस्टर राणा ने सब कुछ सोच ही लिया है। वो कायनात से शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, कर ले वो ये शादी। अगर उन्हें मुझे छोड़कर कायनात से वो प्यार मिलता है जो वो चाहते हैं तो ठीक है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नताशा बोली, ये कैसी बात कर रही हैं भाभी, आप भाइयों को जानती नहीं हैं क्या? आपको तो पता है ना वो कितने ज़िद्दी हैं, और ये ज़िद उन्होंने किस लिए लगा रखी है, ताकि आप उन्हें मनाएं। सृष्टि इरिटेट होकर बोली, तो और मैं क्या कर रही हूँ नताशा, उन्हें मनाने की कोशिश ही तो कर रही हूँ। कितने दिन हो गए हैं उनके सामने रिक्वेस्ट करते हुए, उनके सामने मिन्नतें करते हुए कि वो अपनी जिद छोड़ दे। मुझे मेरी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन उन्हें तो कायनात के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। तुम्हें पता है, अभी कायनात और मिस्टर राणा हल्दी सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी एक दूसरे के बेहद करीब होकर। ऐसे में अब मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ भी कहने का फ़ायदा है। मैंने सोच लिया है कि मैं उनकी शादी देखूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। नताशा हैरानी से बोली, आप क्या बात कर रही हैं भाभी, आप ऐसे कैसे भाई को छोड़कर जा सकती हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मैंने फैसला कर लिया है, अगर मिस्टर राणा मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सृष्टि को कैसे ही समझाए, क्योंकि सृष्टि भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो कुछ समझने की हालत में थी ही नहीं। कुछ देर बाद वो प्रांस को लेकर वापस चली गई और सृष्टि यूं ही बेड पर बैठी रही। हालांकि प्रलय ने उसे कहा था कि वो शादी ज़रूर अटेंड करे, लेकिन उसका तो बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, जबकि प्रलय अपने रूम में रेडी भी हो चुका था और साथ ही साथ कायनात भी आईने के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था और वो खुद को आईने में निहार रही थी। प्रलय भी आईने के सामने खड़ा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया जो कि कायनात की तरफ से था। कायनात ने उस मैसेज में लिखा था, तुम्हारा प्लान वर्क कर रहा है प्रलय, तुम्हें पता है सृष्टि मेरे पास ही है और मुझसे तुम्हारे बारे में बात कर रही है। वो कह रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं तुमसे शादी ना करूं। मेरी जगह वो मंडप में आना चाहती है। अगर मंडप में मैं घूंघट ओढ़ कर आऊँ तो तुम समझ लेना कि मेरी जगह पर सृष्टि होगी, मैं नहीं। प्रलय ने वो मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो उस मैसेज की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता था ऐसा ही होगा, इसलिए तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। और देखो आज ये शादी हो रही है, पर फर्क सिर्फ इतना था कि दुल्हन बदल गई है और वही दुल्हन मंडप में आ रही है जो दूल्हा चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कायनात ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन सामने ड्रेसिंग पर रखा और शातिर नज़रों से आईने की तरफ देखने लगी। अब खुद के घूंघट को उसने अपनी उंगलियों से पकड़ा और बोली, सॉरी प्रलय, मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। हमारा प्लान ये था कि तुम मुझे इस घर में लेकर आओगे ताकि सृष्टि को हम दोनों को देखकर जलन महसूस हो और वो तुम्हें मनाए, तुम्हारी वैल्यू समझे, तुम्हारे लिए तुमसे तुम्हें मांगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा फिसल गई। एक्चुअली आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त की नज़रों से देखा था, लेकिन जब शादी की रस्में तुम्हारे साथ शुरू हुई तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग ही फीलिंग आने लगी और अब मैं उन फीलिंग्स को रोकना नहीं चाहती। अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तो सृष्टि हमारे रास्ते से खुद ब खुद हट जाएगी।
इसलिए मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। ये बोलकर उसने हल्का सा घूंघट ऊपर की तरफ उठाया और फिर सृष्टि के रूम में आई, जहाँ पर सृष्टि सामने बालकनी की तरफ खड़ी थी और अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर गार्डन में लगे हुए मंडप की तरफ देख रही थी, जहाँ पर प्रलय जाकर बैठ चुका था। वो बालकनी से थोड़ा पीछे की तरफ खड़ी थी, इसलिए प्रलय को वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन प्रलय उसे साफ दिखाई दे रहा था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, अभी तक मेरे दिल में एक उम्मीद थी डिस्ट्रॉय, लेकिन अब वो उम्मीद भी आपने तोड़ दी। आप कैसे कर सकते हैं ये सब? ना जाने कितने वादे किए थे आपने मेरे साथ और वो सारे वादे आज आपने तोड़ दिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। सृष्टि ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ कायनात खड़ी थी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कायनात अंदर की तरफ आई और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम हमारी शादी अटेंड नहीं करोगी क्या सृष्टि? सृष्टि ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसने तुरंत बालकनी बंद की और बेड की तरफ जाकर वहाँ पर रखा हुआ ब्लैंकेट समेटते हुए बोली, मुझे और भी बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊँगी। मुझे अपनी पैकिंग करनी है क्योंकि मैं आज रात यहाँ से निकलने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर कायनात मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उससे पहले हमारी शादी तो तुम अटेंड कर ही सकती हो ना। मेरा मतलब है तुम भी देख लोगी कि प्रलय तुम्हें छोड़कर कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, ताकि तुम्हें भी मोटिवेशन मिले, तुम भी अपनी ज़िंदगी में मुंह बांध कर पाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम प्रलय के पीछे अपनी ज़िंदगी में एक जगह पर खड़ी रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सृष्टि ने व्यंग से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कायनात। तुम जाओ और जाकर शादी के मंडप में मिस्टर राणा के साथ बैठो, अपनी शादी एंजॉय करो। मेरा जो होना होगा, मुझे जो अपनी ज़िंदगी में करना होगा वो मैं कर लूँगी। ये बोलकर उसने ब्लैंकेट को साइड में रखा और अपना सूटकेस निकालने लगी। कायनात मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो मन ही मन बोली, तुम्हारा जो होना होगा अब तुम नहीं बल्कि मैं डिसाइड करूँगी। सॉरी, तुमसे तुम्हारा पति छीन रही हूँ, लेकिन तुम्हारा पति है ही ऐसा कि मेरा दिल आ गया उस पर, और जिस पर कायनात का दिल आ जाए और कायनात उसे हासिल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए उसने अपने एक हाथ से पकड़े हुए रुमाल की तरफ देखा और दूसरे हाथ पकड़ी हुई एक छोटी सी बोतल की तरफ। सृष्टि ने अपना सूटकेस बेड पर रखा और क्लोसेट में वो अपने कपड़े निकालने लगी। उसने प्रांस के भी कुछ कपड़े डाले, उसके कुछ डायपर्स और बाकी सब चीज़ सूटकेस में रखी और सूटकेस बंद करने लगी। कायनात मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे तुम्हें यहाँ से जाते देख बहुत बुरा लग रहा है सृष्टि, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था। सृष्टि उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान कायनात की तरफ नहीं था। कायनात उसके आसपास घूमते हुए दूसरी तरफ आई। सृष्टि बिना उसकी तरफ देखे बोली, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपनी शादी एंजॉय करो। बाहर मंडप में डिस्ट्रॉयर, मेरा मतलब है मिस्टर राणा, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कायनात एविल स्माइल के साथ बोली, सॉरी बेबी, लेकिन अब मेरा प्रलय तुम्हारा डिस्ट्रॉयर कभी नहीं हो सकता। सृष्टि ने तुरंत चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल कायनात ने उसके चेहरे पर वो रुमाल रख दिया। सृष्टि ने तुरंत पीछे की तरफ हटने की कोशिश की, लेकिन कायनात ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से सृष्टि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। उसे बेहोशी में जाते देख कायनात मुस्कुराई और बोली, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं तुम मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर ना आ जाओ, इसलिए मैंने पहले ही अपना रास्ता साफ कर दिया। ये बोलते हुए उसने बेहोश सृष्टि को बेड पर धक्का दिया तो सृष्टि बेड पर गिर गई। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी बेहोशी में जा चुकी थी। कायनात कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और फिर जल्दी से अपने चेहरे पर एक बार फिर से घूंघट ओढ़कर सृष्टि के रूम से बाहर निकली और नीचे हॉल में आई, जहाँ पर कुसुम जी और नताशा उसका इंतजार कर रहे थे। नताशा कुसुम जी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वहीं अब सृष्टि को कुछ समझाए, लेकिन कुसुम जी ने नताशा को बोल दिया था कि उन्होंने सृष्टि को समझाने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से नताशा सृष्टि को मनाने गई थी वैसे ही कुसुम जी की उसके पास गई थी
उन्होंने सृष्टि को प्रांस का वास्ता दिया, प्रलय ने के प्यार का वास्ता दिया। हर एक चीज़ उन्होंने सृष्टि को बोल दी थी, लेकिन सृष्टि का फैसला भी यही था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। उसने ठान लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए प्रलय को छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही उन्होंने कायनात को नीचे आते देखा, वो दोनों भी चुप हो गई थी और कुछ ही देर में वो कायनात को लेकर बाहर मंडप में पहुंच गई थी। बाहर मंडप में सेहरा बांध कर बैठे प्रलय ने कायनात की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कायनात बिल्कुल प्रलय के पास आकर बैठी और अगले ही पल पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। प्रलय ने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया तो कायनात ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। प्रलय के चेहरे पर हल्के से एक्सप्रेशंस चेंज हुए, लेकिन उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और पंडित जी ने अब शादी की रस्में शुरू कर दी। प्रलय ने कायनात की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली थी। उसे यही लग रहा था कि उसके साथ में कायनात नहीं बल्कि सृष्टि बैठी है। पंडित जी ने सबसे पहले उन दोनों को वरमाला के लिए खड़ा होने को कहा तो प्रलय कायनात का हाथ पकड़कर ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कायनात मुस्कुराते हुए बोले, बस एक बार जल्दी से ये शादी खत्म हो जाए, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सृष्टि प्रलय को छोड़कर चली गई थी तो उन दोनों की शादी वैलिड ही नहीं होगी, और वैसे भी शादी के पहले ही सृष्टि प्रलय से दूर हो चुकी थी, तो इस शादी के बाद उसे प्रलय से और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी। और वैसे भी प्रलय को उसका प्यार चाहिए ही नहीं, प्रलय के लिए मेरा प्यार ही काफ़ी है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। वो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठे और इस बार पंडित जी ने उन दोनों को सिंदूरदान और मंगलसूत्र दान की रस्म करने के लिए कहा। नताशा आगे की तरफ आई और उसने वहाँ पर रखी हुई प्लेट अपने हाथ में उठाई, जिससे पहले उसने प्रलय के हाथों से कायनात को मंगलसूत्र पहनाया और फिर उसके मांग में सिंदूर भरवाया। पंडित जी ने अब शादी के फेरों के लिए उन दोनों को खड़े होने को कहा तो प्रलय और कायनात दोनों अपनी जगह से खड़े हुए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और प्रलय कायनात का हाथ पकड़कर उससे शादी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि जो बेहोश थी, अचानक ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सिर में इस वक्त बेहिसाब दर्द हो रहा था जो उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलने के बाद याद आया कि प्रलय और कायनात शादी कर रहे हैं, वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, कायनात ने मुझे बेहोश किया और खुद मंडप में चली गई। वो मेरे डिस्ट्रॉयर से शादी कर रही होगी। मैं जानती हूँ डिस्ट्रॉयर मुझसे नाराज़ है, मैं भी उनसे गुस्सा थी, लेकिन वो किसी और से शादी नहीं कर सकते, वो किसी और के नहीं हो सकते। हम दोनों की लड़ाइयाँ हम आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन मैं किसी और को उनकी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी सिर्फ उनकी हूँ। हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। मुझे ये शादी रोकनी होगी। ये बोलते हुए उसकी सांसें हद से ज़्यादा गहरी चल रही थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और जिस लिबास में थी उसी लिबास में ही अपने रूम से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे गार्डन एरिया की तरफ भागते हुए आई। लेकिन तब तक फेरे पूरे हो चुके थे। शादी संपन्न हुई आपकी, अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी ने प्रलय और कायनात की तरफ देखते हुए बोले। अचानक से सृष्टि जोरों से चिल्लाई, डिस्ट्रॉयर। उसका चिल्लाना सुनकर सब ने सृष्टि की तरफ देखा। जैसे ही प्रलय की नज़र सृष्टि पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या सच में ये सृष्टि और प्रलय के रिश्ते का अंत है या फिर इनके रिश्ते की एक नई शुरुआत? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।